बात नहीं है।
बस शनिवार है, ये तो सैटरडे नाइट है, मुझे कॉडी
Emang banjur kemana? Hello, everybody. Good evening. Hello. Sir, good evening. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हेलो, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आ रही है सर आपकी। आ रही है। स्क्रीन शेयर हो गया है क्या? यस सर। यस सर। क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट। ठीक। तो आज हम लोग एब्ससेस बॉयल्स कार्बंकल्स इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोगों को अक्सर डेली ही मिल जाते हैं इस तरीके के पेशेंट्स। और मोस्टली केसेस ठीक भी होते हैं, अगर बहुत थोड़ा क्रिटिकल होता है या कोई बहुत ज़्यादा एडवांस पैथोलॉजी होती है तब थोड़ा सा परेशान करता है। या कभी कभी कोई ऐसा एब्सेस होता है जो फंस जाता है या सिस्ट के फॉर्म में रुक जाता है तो परेशान करता है। बट ये 5 to 10% केसेस में होता है, बट मोस्टली 90% केसेस रिजॉल्व होते हैं अगर एक्यूट एब्सेस है। और फिर उस हिसाब से हम रिकरेंट एब्सेस अगर होते हैं तो फिर उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो एक पहले जनरल आइडिया लेते हैं कि एब्सेस क्या होता है। तो जैसे मोस्टली सब लोगों को पता भी होगा कि एब्सेस क्या है, कि एक्चुअली नॉर्मल कॉमन जो लैंग्वेज में लोग बोलते हैं ना कि बलतोड़ हो गया था, बलतोड़ होने के बाद में फिर पक गया। तो एक्चुअली वो बलतोड़ ही है जो हेयर फॉलिकल्स जहाँ से मूव होता है, रिमूव होता है और फिर वहां से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। तो मेनली इसका जो एब्सेस जो हमारा बनता है, एन एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ पस that forms due to infection or the inflammation. A tender mass surrounded by a colored area from pink to deep red.
तो ये जो एब्सेस बनता है ये इन्फेक्शन की वजह से बनता है, और इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर हम नीचे पहले देखें, एक्चुअली जो नॉर्मल स्किन बैरियर होता है हमारा, इट इज ब्रोकन, किसी वजह से वो ब्रोकन होता है, कट हो गया, इंजरी हो गई, या फिर कोई बाल टूट गया, ठीक है ना, कुछ भी कॉज होगा, और जहां से स्किन थोड़ा सा भी कट हुआ या कुछ भी थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ, देन वहां से हमारे सराउंडिंग बैक्टीरियाज होते हैं, इवन फ्रॉम माइनर ट्रॉमा और स्मॉल चीयर। बैक्टीरिया स्टेफलोकोकस ओरियस मोस्टली ये होता है, और ये हमारी स्किन के अंदर एंटर करता है, एंड देन फिर वहां पर हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्ट करता है, जिसमें जो है WBCs और ये हमारे बॉडी के जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, जब फाइट करते हैं तो बैक्टीरिया और जो डेड टिश्यूज हैं वो सब मिक्स होके एक पस फॉर्म में बाहर हमारे सामने दिखाई देते हैं, और वही एक इन्फ्लेमेशन वाला साइन होता है, जहाँ पर कि यहाँ पर इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये रेडनेस और इन्फ्लेम्ड और पेनफुल और हीट, ये सारे जो साइन दिखाई देते हैं ये एब्सेस के साइन होते हैं। और इवन जो इन्फ्लेमेटरी साइन होते हैं वो एब्सेस में मोस्टली हमको दिखाई देते हैं। कुछ एब्सेस होते हैं जो इसमें इन्फ्लेमेटरी साइन नहीं होते हैं, आशीष अंकल की क्लास में बड़े बट डॉक्टर मोस्टली जो एब्सेस होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन पहले होता है, और फिर धीरे धीरे करके वो पस फॉर्म में बढ़ता चला जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द इन्फेक्टेड लम्प विद इन द स्किन दैट यूजली कंटेन्स पस, बैक्टीरिया एंड डेब्रिस, एंड इट इज यूजली सो। तो मेनली पस का जो डेफिनेशन है वो यही है कि पस हो, बैक्टीरिया हो, डेड टिश्यूज हो, और फिर पेनफुल हो, दैट इज नोन एज द एब्सेस। और जो हमारी सराउंडिंग स्किन होती है स्टार्टिंग में पिंक और डीप रेड के साथ में दिखाई देती है, टच करने से हीट दिखाई देगा, स्किन में अंदर जो हीट है वो टच करने से हमको फील होगा, और पेनफुल भी होगा। एन एब्सेस कैन फॉर्म एज अवर बॉडीज डिफेंस, तो ये बॉडी डिफेंस में, तो ये एक एब्सेस है जो उसका डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट, जब एब्सेस में बॉयल होता है, फरंकल जिसको हम कहते हैं, या फिर कार्बंकल है, ये कब और कैसे हमको दिखाई देता है? जो इनिशियल जो सबसे पहले अगर एक सिंगल एब्सेस है या बॉयल है, वो हमारे लिए ये बॉयल और फरंकल के फॉर्म में कहलाया जाता है, और इसको जो है ये एक हेयर फॉलिकल रिमूव हुआ और वहां पर पस बन गया, तो वो सिंगल एक जो स्वेलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉयल और द फरंकल। So it is a painful infection that forms around a hair follicle and contains pus with a fever or chills. तो फीवर के साथ भी हो सकता है, कभी कभी विदाउट फीवर भी, जब पेशेंट जब वो डेवलप हो चुका होता है तो आता है। तो ये तो एक सिंपली बॉयल है, और ये मोस्ट कॉमनली कहीं भी किसी भी समय काफी लोगों में दिखाई देता है, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन होता है। बट यही बॉयल और एब्सेस जब धीरे धीरे करके, और फिर वो या फिर गलत तरीके से किसी ने उसको फोड़ दिया या कुछ कर दिया, और वो फिर इन्फेक्शन पूरा अंदर ही है और बाहर नहीं निकला, कई बार लोग कोशिश करते हैं ना कि इसको पूरी जितनी भी मेहनत होती है वो सारी उसमें जोर लगा देते हैं कि इसको फोड़ के आज निकाल ही देंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो जब बिगड़ जाता है और फिर वो कभी कभी कार्बंकल का रूप भी ले लेता है। कार्बंकल में क्या होता है कि अभी एक सिंगल एब्सिस था, बॉयल था, और फिर जब कार्बंकल में क्या होगा, ये छोटे छोटे से इस तरीके से पस हमको दिखाई देंगे, पस ओपनिंग्स दिखाई देंगी, जो इस एब्सिस के पार्ट को सराउंड करता है, और इंटरनल व स्वेलिंग अलग दिखाई देगी। A larger abscess that involves a group of hair follicles and a larger area than a furuncle. इन्फेक्शन इज डीपर एंड मोर सीवियर देन वन बॉयल। तो बॉयल वाला पार्ट तो सुपरफिशियल था, बट उसको किसी तरीके से मतलब उसका जो ट्रीट किया गया, गलत कर दिया, और वो वही एब्सेस जो था उसका इन्फेक्शन है वो अंदर ही अंदर रह गया, और फिर वो और डीप चला गया, और फिर ऊपर जो छोटे छोटे से पस फिल्ड पॉकेट्स दिखाई देने लगे, दैट इज द कार्बंकल। तो कार्बंकल थोड़ा सा एब्स बॉयल से सीवियर होता है, और ये थोड़ा ज्यादा परेशान फिर करता है अगर ये ठीक नहीं होता है। तो याद रखना है कि सिंगल अगर बॉयल दिखाई दे रहा है, दैट इज द फरंकल, और अगर वही फिर धीरे धीरे करके सराउंडिंग्स पॉकेट फिल्ड पस दिखाई देने लगे, तो फिर वो कार्बंकल के फॉर्म में आ जाता है, और वो डीपर होता है एज कम्पेयर टू बॉयल, और इसको फिर ट्रीट करना थोड़ा सा पेशेंट पे परेशान करता है। ये एक अभी रिसेंट केस था एब्सेस बॉयल का। वैसे तो हम लोग बहुत मिलते हैं और ठीक भी होते हैं, बट फोटोज का कलेक्शन थोड़ा रह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो पेशेंट का ले नहीं पाते हैं, बट जो कुछ ऑनलाइन होते हैं या फोन के थ्रू होते हैं तो हम लोग फोटो मंगाते रहते हैं। तो ये एक एक्यूट एब्सेस का केस था। ये फीमेल थी अराउंड 18-19 की, और उसके हिप में ये एब्सेस हुआ था, और इस केस ने मुझे बहुत परेशान भी किया।
कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जो परेशान भी काफी करते हैं, लेकिन फाइनली वो ठीक हुआ। तो ये केस था कि वैसे तो ये हमारा एक क्रोनिक केस चल रहा था, इसको थायराइड का प्रॉब्लम था और ये 100 mg की थायराइड मेडिसिन भी ले रही थी। बट धीरे धीरे करके वो 25 mg पर आ गई और आज ही फिलहाल उसका मेडिसिन भी स्टॉप किया है। बाकी पीरियड्स इरेगुलर थे, वो सब ठीक होता चला जा रहा था, बट ये एक बीच में आया कि एक उसको एब्सेस हो गया है हिप पर। और सबसे बड़ी चीज थी कि वो पेशेंट अभी आ नहीं सकता था। फोन से बात हुई तो हल्का फुल्का रेडनेस और पेन के साथ बताया, तो हमने बेलाडोना से स्टार्ट किया। बेल दिया, 2-3 दिन देखा कि रप्चर नहीं हुआ, नहीं फूटा। वो फिर स्वेलिंग वहीं की वहीं थी, पेन बिल्कुल नहीं था, सब कुछ। तो मैंने सैलिसिया दे दिया, क्योंकि पेन बिल्कुल नहीं था, कुछ पस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था। बट क्या हुआ कि मैंने तो देखा नहीं था और मैं उनसे पूछ रहा था, वो बताते गए वो और उनकी बदन ने भी नहीं देखा। तो साइलिसिया मैंने दे दिया, और वो भी 10 में दिया था। यूजली साइलिसिया, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। साइलिसिया 10 में दिया, देन आई वेट। 4-5 दिन वेट किया, कोई चेंजेस नहीं। 6-7 डेज हो गए। फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, वेट करो, अभी शायद हो सकता है। लेकिन इतना लंबा खिंच जाना ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था। तो ये धीरे धीरे करके ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सब साइलिसिया 10 देने वाले फेज थे। और जो मैं वेट कर रहा था, लगभग 8-9 दिन हो गए थे। फिर मैंने उसको बुलाया और बुला के जब देखा, तो जब देखा कि ये पूरा हिप कवर कर चुका था, ये इसकी स्वेलिंग थी, ये पूरे हिप को कवर कर चुकी थी और काफी हार्ड थी। और टच करने पर पेन हो रहा था उसको। जबकि मैं फोन से पूछ रहा था तो पेन नहीं बता रही थी, बट जैसे ही टच किया तो देन बोल रही थी कि काफी पेन हो रहा है। तो अब ये हार्डनेस थी, पेनफुल था, छूने नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने हिपर भी दिया। बट हिपर देने के बाद भी कुछ खास चेंजेस नहीं मिले। 3-4 दिन फिर वेट किया। अच्छा, इतना दिन लंबा वेट हो जाना ये मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि इतने भी एब्सेस ऑफ वायल्स होते हैं, मेरे लिए मैक्सिमम 4 या 5 दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने चाहिए, और खासतौर से अगर एक्यूट एब्सेस होता है। तो फिर अब वो लोग भी परेशान थे कि भाई 15-16 दिन हो गए हैं। तो आसपास के लोग भी परेशान करने लगते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा फेथ होता है तो पेशेंट भी वेट करता है। तो अब वो परेशान थे और उनको एक हफ्ते बाद जाना भी था बाहर। तो अब क्या करें, कैसे करें? तो फिर अब फिर मैंने सोचा नाइट्रिक एसिड दे देता हूँ। नाइट्रिक एसिड जब 1 ml में दिया, नाइट्रिक एसिड 1 ml में देने के बाद में फर्स्ट डे नो एनी चेंज। सेकेंड डे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ये ओपनिंग हुआ और डिस्चार्ज आने लगा, ये दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा ये डिस्चार्ज आना स्टार्ट हुआ। जब ये डिस्चार्ज आना स्टार्ट हुआ तो फिर उन्होंने बताया, तो फिर मैंने कहा कि अब कुछ नहीं, वेट करिए और सब उसको बस क्लीन करते रहना। फिर सेकेंड डे ये थोड़ा सा ये पूरा और रप्चर हुआ और ये गंदा पूरा बाहर पस निकलने लगा, और पूरा काफी उसके कपड़े खराब होने लगे। तो कंटिन्यूसली ये फिर डिस्चार्ज उसका बना रहा, और इवन बाहर भी ट्रैवल करने जाना था तो वो ट्रैवल करने भी गए। मैंने बोल दिया कि भाई सफाई करते रहेंगे। और ये डिस्चार्ज भी 6-7 दिन तक नॉन स्टॉप चलता रहा, थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज होता रहा। फिर उसके बाद ये स्किन ड्राई हुआ। फिर आके लौट के आके दिखाए तो फिर भी अंदर उसके अभी स्वेलिंग थी। और ये इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है वो वाला, ये कार्बंकल बन गया था। मतलब ये डिस्चार्ज हुआ, यूजली क्या होता है, डिस्चार्ज होने के बाद पूरा ड्रेन आउट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। बट मैंने देखा तो वो पूरा सॉफ्ट नहीं हुआ था, अंदर फिर भी रह गया था। तो मतलब बॉडी ने अपना इंटरनली पूरा बाहर निकाला, और निकालने के बाद भी वो फिर से रह गया, किसी ने कुछ भी टच भी नहीं किया, मना किया था। और ये फिर हार्ड था, और यहाँ पे छोटे छोटे से पॉकेट जो पस के थे वो दिखाई देने लगे, वो कार्बंकल के फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद में सब पूछा तो कुछ खास नहीं, पेशेंट उतना रेस्टलेस नहीं था, कुछ नहीं था। फिर मैंने लैकेसिस दे दिया। लैकेसिस देने के बाद में ये आज ही उसका मैंने फोटो मंगाया, और लगभग लगभग अभी अंदर 5-6% स्वेलिंग बचा है उसका, लेकिन वो ऑलमोस्ट सबसाइड हो गया, और ऊपर का स्किन भी ये पूरा क्लीन हो गया, और कोई पेन नहीं है। तो ये इस तरीके के ये कभी कभी परेशान करने वाले एब्सेस के केसेस होते हैं, लेकिन ठीक होते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला जो कंडीशन है वो थोड़ा रहना चाहिए, और रेगुलर एक फॉलोअप चाहिए होता है इस तरीके के एक्यूट केसेस में।
तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो एब्सेस होता है, जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है, किसी ना किसी कोई डिजीज है या कोई कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीजेज है या फिर कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होता है। और जब इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो उसमें एब्सेस या बॉयल्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो with weakened immune system get certain abscess more often. Those with any of the following are all at risk for having more severe abscess. तो just like chronic steroid therapy, जिनका steroid काफी चलता है, या कीमोथेरेपी पर है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत रिकरेंट एब्सेस ऑफ बॉयल्स मिलते हैं। कैंसर के पेशेंट्स में, एड्स के पेशेंट्स में, सिकल सेल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीवियर बर्न्स में, ट्रॉमा में, अल्कोहलिज्म और ओबेसिटी, ओबीज पर्सन में भी बहुत एब्सेस की टेंडेंसी होती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है जहां पर हमको मोस्टली एब्सेस रिकरेंट दिखाई देता है। सबसे बड़ी जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो एब्सेस में जब भी हमको ध्यान रखने वाली होती है, अ वायल और कार्बुंकल्स शुड नेवर बी स्क्वीज्ड और pricked with a pin or sharp object to release the pus and fluid. This can spread the infection to other part of your skin. मोस्टली लोग घर में क्या करते हैं कि उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, या कोई बहुत थोड़ा सा इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो उसको prick करने की कोशिश करते हैं। बट ये ही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि अगर इस तरीके से कभी किसी एब्सेस या बॉयल को हमने रप्चर करने की कोशिश करी, फिर वो अंदर ही अंदर कहाँ फैल जाएगा और फिर इधर से उधर डिस्टर्ब करेगा, और वो फिर केस ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पेशेंट को एडवाइस देना चाहिए कि उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं फोड़ना है। वो अपने आप ही पस निकलेगा, पस निकलने के बाद में फिर वो अपने आप ही ड्राई होके एकदम बंद हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस अपने आप ही बॉडी में होता है, बस सिंपली क्लीन करना है। और एक चीज और ध्यान देना है कि जब रप्चर होता है, तो रप्चर होने के बाद लोग क्या करते हैं, बैंडेड लगा देते हैं या फिर टेपिंग करके उसकी पट्टी करके बंद कर देते हैं। एब्सेस और बॉयल्स में अगर रप्चर हो गया है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। बंद जहाँ किया तो फिर उसकी ओपनिंग बंद हो जाती है और फिर वापस वो अपना इन्फेक्शन अंदर ही अंदर चलता है। कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़ा सा लूज पट्टी लगा के रखे, जिससे कि वो ड्रेन होके बाहर आता रहे, और फिर उसको बीच बीच में वो अपना क्लीन करता रहे। तो सबसे बेस्ट यही तरीका होता है। अब आता है एब्सेस के जो टाइप्स और लोकेशंस होते हैं। यूजली एब्सेस दो तरीके का होता है, जो हमारे स्किन पर मिलता है, स्किन एब्सेस और सबक्यूटेनियस एब्सेस होता है। सेकंड जो इंटरनल एब्सेस होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में किसी भी इंफेक्शन की वजह से इंटरनल ऑर्गन में एब्सेस फॉर्म होता है, तो इंटरनल एब्सेस होता है। कुछ पायोजेनिक एब्सेस होते हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग को मिलते हैं। अमीबिक एब्सेस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो इंटरनल लीवर ऑर्गन वगैरह पर एब्सेस बनता है। ट्यूबरकुलस एब्सेस, जिसको कोल्ड एब्सेस कहते हैं, जिसमें कोई इन्फ्लेमेटरी साइन नहीं आता है, तो जो टच करने पर हमको हीट सेंसेशन ये सब नहीं मिलता है, तो जो कोल्ड एब्सेस होते हैं या टीबी वाले एब्सेस होते हैं, ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के थ्रू होता है। फंगल एब्सेस, फंगल एब्सेस ये भी एक फंगस की वजह से होता है, जिनका इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता है, तो उसमें फंगल एब्सेस कई बार बनने के चांसेस होते हैं। और ये इंटरनल ऑर्गन में, ब्रेन में या लंग में या लीवर में चांसेस ज्यादा होते हैं, बट ये रेयर केसेस ही मिलते हैं हम लोगों को। बट मोस्ट कॉमन जो है पायजेनिक एब्सेस या ट्यूबरकुलर एब्सेस, ये बहुत कॉमनली दिखाई देता है। अब स्किन एब्सेस में आते हैं कि एब्सेस में क्या होता है, लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी ग्राउंड पर कुछ हमारी सिलेक्टेड मेडिसिन भी हैं जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। और कितना हमारे लिए इसका प्रोग्नोसिस कैसा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट करता है लोकेशन के हिसाब से। आर्मपिट एब्सेस ये भी बहुत कॉमनली हमको दिखाई देता है, जो एक्जिला में पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, और कई बार तो पुराना पुराना एब्सेस जो होता है वो सिस्ट बन के रुक जाता है, और कोई पेन नहीं, कुछ नहीं होता है, तब फिर उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आर्मपिट एब्सेस आते हैं। ब्रेस्ट एब्सेस बहुत आते हैं ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ जो प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो ब्रेस्ट एब्सेस दिखते हैं। एनोरेक्टल एब्सेस, जो हमारे एनस के अराउंड जो स्किन होती है, तो जस्ट लाइक ये आर्मपिट एब्सेस है, जो इस तरीके से छोटी सी गांठ बन जाती है, पीला पीला पस दिखाई दे रहा है। ये ब्रेस्ट एब्सेस है, जो यहाँ पर एब्सेस बन के आ रहा है। एनोरेक्टल एब्सेस, ये एनस के आसपास यहाँ पर कोई बॉयल या एब्सेस बन गया है। और पिलोनिडल एब्सेस, जो ये ये इसकी हिप की जो लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर जो बनता है, ये पिलोनिडल एब्सेस होता है। तो कॉज सेम है कि क्लीनिंग अगर नहीं है, साफ सफाई नहीं है। कुछ लोगों के जो खासतौर से ओबीस पर्सन होते हैं, ओबीस पर्सन में क्या होता है कि जो स्किन फोल्ड्स होते हैं
बीच में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो वो हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, कभी कभी टूट टूट के वहीं स्किन के अंदर, स्किन को ब्रेक करके अंदर एंटर करने लगते हैं और फिर वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इस तरीके की जो ओबीज पर्सन में खासतौर से हिप वाला एरिया है, या फिर ये ममेरी एब्सेस है, या फिर ये वाला आर्मपिट वाला एब्सेस है, ये अक्सर काफी हद तक ओबीज पर्सन में भी बहुत मिलता है। तो ये लोकेशन था। माउथ एब्सेस, माउथ एब्सेस भी बहुत पेशेंट्स में होते हैं, खासतौर से जो टीथ में लेके आते हैं, तो टूथ एब्सेस है या गम एब्सेस है। तो माउथ एब्सेस में हमारे टूथ में, गम्स में या थ्रोट में जो एब्सेस लेके आते हैं, टूथ एब्सेस जो जनरली डेंटल एब्सेस भी कहते हैं, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो माउथ एब्सेस में हमारा जो टूथ एब्सेस है, एक्चुअली गम्स में जो पॉकेट होती है टूथ की, तो टूथ जहां पर हमारा अंदर होता है, तो टूथ का जो रूट होता है वहां एब्सेस होता है, तो उसका हमारा ये पेरी एपिकल एब्सेस कहलाता है। पेरी एपिकल एब्सेस मीन्स की एन इन्फेक्शन दैट फॉर्म्स एट द टिप ऑफ द रूट ऑफ द टूथ। तो ये पेरी एपिकल एब्सेस कुछ इस तरीके से, ये जो रूट है, इसकी रूट की जो, सॉरी, जो टूथ है, टूथ की जो रूट जाती है हमारी गम्स के अंदर, तो अंदर जो इन्फेक्शन होता है फिर उसकी वजह से पस बन जाता है। तो ये पेरी एपिकल एब्सेस है और ये जिंजीवल एब्सेस है, ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि पेरी एपिकल है कि जिंजीवल है। तो जिंजीवल वाला सुपरफिशियल होगा गम्स में, वो गम्स में ऊपर ही दिखाई देगा बॉयल्स और एब्सेस, बट ये थोड़ा सा रूट से टूथ के दिखाई, रूट से आएगा, तो ये पेनफुल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिंजीवल एब्सेस। तो gingival abscess, gum abscess are within the gum tissues, periapical at the tip of the root of the tooth, and periodontal abscess, ये क्या करता है कि जो हमारा टूथ का और जो गम्स का जो पॉकेट होता है, उसके बीचों बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो पेरियोडोंटल एब्सेस कहलाता है। इट अफेक्ट्स द बोन एंड टिश्यू दैट सपोर्ट टीथ ड्यू टू पेरियोडोंटाइटिस और गम डिजीज। ठीक है, तो ये माउथ एब्सेस है और ये भी लगभग लगभग ठीक होते हैं, बट हाँ, अगर पुराना है तो थोड़ा परेशान करेगा। बाकी अदर जो एब्सेस है माउथ में, टॉन्सिल्स एब्सेस होते हैं, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, क्विंसी बस बिटवीन द टॉन्सिल्स एंड द वॉल ऑफ द थ्रोट, एंड रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस जो बैक ऑफ द थ्रोट होता है, द लिम्फ नोड इन द बैक ऑफ थ्रोट बिकम इन्फेक्टेड। तो टॉन्सिलर एब्सेस हो गया, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो गया, एंड रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस हो गया। इंटरनल एब्सेस मोस्टली ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं और रिस्की भी होते हैं। It is less frequently than external, and it is located inside or near any organ like liver abscess, kidney abscess, pancreatic abscess, spinal cord abscess, brain abscess or any other organ. तो जो इंटरनल एब्सेस होते हैं, तो वहां पर सबसे पहले हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इस एब्सेस को ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेटर है कि नहीं तो फिर किसी सर्जन को रिफर करना चाहिए अगर बहुत रिस्की है तो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो अगर देना भी चाहो तो वहां पर हम दे सकते हैं, जैसे कि हिपोजेनियम है, या थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली कैलकेरिया है, कैलकेरिया सल्फ है, क्योंकि कैलकेरिया में थोड़ा सा टेंडेंसी होती है पस को एब्जॉर्ब करना एज कम्पेयर टू उसको थ्रो आउट करना, रप्चर करके बाहर की तरफ निकालना, जबकि जो ये मर्क और हिपर में थ्रो आउट टेंडेंसी होती है कि बाहर की तरफ निकालने की टेंडेंसी होती है। बट इंटरनल एब्सेस थोड़ा ध्यान देके ट्रीट करना चाहिए, बेटर है कि सर्जन को रेफर करना चाहिए। तो ये तो एक जनरल आइडिया था हमारा एब्सेस का। अब जब हम इससे रिलेटेड रूब्रिक्स देखते हैं, तो ये रूब्रिक्स हैं, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लेके आता है या फिर जहाँ भी पेशेंट बताता है, तो फेस में एब्सेस है, माउथ में एब्सेस, टंग सबलिंगुअल एब्सेस, टीथ एब्सेस ऑफ द रूट्स, थ्रोट सेपरेशन ऑफ टॉन्सिल्स, एक्सटर्नल थ्रोट एब्सेस, एब्डोमेन में एब्सेस, एब्डोमेन एब्सेस, इंग्वाइनल, रेक्टम एब्सेस। तो जहां पर है वहां हम एब्सेस वाला रूब्रिक खोलेंगे, तो मोस्टली वहां मेडिसिन दिखाई देंगी हमको, फिर वहां से हम उस मेडिसिन को कंफर्म करके आगे जा सकते हैं। चेस्ट में जो हमारा आर्मपिट वाला जो रूब्रिक है, उसका जो रूब्रिक है चेस्ट एब्सेस एक्जिला। ठीक है, तो ये चेस्ट में मिलेगा। लंग्स में चेस्ट एब्सेस लंग्स में, और ममेरी वाला भी चेस्ट में ही मिलेगा। तो आर्मपिट, ममेरी और लंग्स का दोनों हमारा तीनों चेस्ट में ही रूब्रिक मिलेगा, चेस्ट एब्सेस एक्सिला, चेस्ट एब्सेस ये ममेरी, और चेस्ट एब्सेस लंग्स। बैक एब्सेस स्पाइनल कॉर्ड वाला, एक्सट्रीमिटीज एब्सेस फिंगर नेल्स अराउंड। तो ये, और एक जनरल एब्सेस का जो रूब्रिक है वो जनरलिटीज में जाएंगे, जनरलिटीज में एब्सेस खोलेंगे, फिर उसमें भी सब रूब्रिक्स हैं कि टेंडेंसी टू अवॉइड रेमेडीज, और क्या कहते हैं उसमें, विद बर्निंग पेन है, तो मतलब और सब रूब्रिक्स हैं, तो फिर वहां से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूब्रिक्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर इसी रूब्रिक्स के ग्राउंड पर एक कॉमन ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो निकाला, जो एब्सेस में मोस्टली हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, तो ये मेडिसिन आती हैं, हिपर है, वैसे भी बेलाडोना, मर्क, हिपर और सैलिसिया। ये फोर मेडिसिन, फर्स्ट फोर मेडिसिन हैं जो एब्सेस ऑफ वायल्स में सबसे पहले हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। फिर उनको हम रूल आउट करते हैं, देन आगे मेडिसिन पे जाते हैं। फिर आगे और भी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि कैलकेरिया सल्फ है, हिपोजेनियम है, पायरोजिन है, टेरेंटुला क्यूवेंसिस है। टेरेंटुला में क्यूवेंसिस वाला एब्सेस का एक मेन मेडिसिन है। फिर गन पाउडर, कैलकेरिया है, हिपोफोस। फिर इनके इंडिकेशन के हिसाब से हम जाएंगे। फिर वेराइटा म्यूर है और सिफ्लेंड्रा है। इस तरीके से ये कॉमन मेडिसिन है जो हमारे एब्सेस में यूज होते हैं। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं। तो अब इसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एब्सेस का, तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। तो इनिशियली जब पेशेंट आता है, सबसे पहले जब भी बॉयल और एब्सेस होगा, तो अगर स्टार्टिंग फेज में आएगा, फर्स्ट स्टेज में आएगा, देन रेडनेस एंड पेन एंड नो पस फॉर्म्स। रेडनेस और पेन लेके आएगा, और पस हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और इन्फ्लेमेटरी साइन दिखाई देंगे। तो वो हमारा सबसे पहला बेलाडोना का ही इंडिकेशन है, जहां पर एग्रावेशन टच से है या कोल्ड एयर से, दैट इज द बेलाडोना। और कई बार बेलाडोना देने से वो एब्सेस रप्चर कर जाता है, और फिर वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। और कभी कभी वो ड्राई भी हो जाता है, दोनों कंडीशंस होती हैं। या फिर रेडनेस है, इन्फ्लेम्ड कंडीशन है, तो एपिस को भी एक बार कंफर्म करना चाहिए। अगर पेशेंट स्टिंजिंग पेन की बहुत कुछ चुभ रहा है, इस तरीके से कुछ बता रहा है, और ठंडे से आराम मिल रहा है, तो कोल्ड से अगर आराम मिल रहा है, देन एपिस की तरफ सोचेंगे। अगर कोल्ड से एग्रावेशन है, देन बेलाडोना। बट मोस्ट कॉमनली बेलाडोना मिलता है, लेकिन अगर पेन स्टिंजिंग वाला है और कोल्ड से आराम मिल रहा है, तो फिर हम एपिस पे जाएंगे। तो ये तो हमारा इनिशियल स्टेज हो गया। फिर यही स्टेज जब हमारा सेकेंड स्टेज में जाता है, देन पस फॉर्मेशन का स्टेज आता है। तो पस होगा और सराउंडिंग रेड होगा। तो पस के साथ में सराउंडिंग जब रेड दिखाई देता है, तो फिर हमारा वो पेनफुल वाला कंडीशन आगे आता है। तो पायरोजिन, मक्सोल और हिपरसल, फिर ये तीन मेडिसिन प्राइमरी हमारी रहती हैं। अगर फीवर के साथ में है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस है और काफी ज्यादा पेन बता रहा है, तो फिर हम पायरोजिन सबसे पहले जाएंगे। क्योंकि पायरोजिन में क्या होता है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस होगा, पेनफुल काफी ज्यादा होगा, और फिर फीवर वाला फेज होगा। अगर फीवर नहीं है, सिंपली सप्रेशन है, पेशेंट बहुत पेन हो रहा है, और उसकी वजह से, पेन की वजह से सलाइवेशन उसका बहुत बढ़ता है, तो बार बार बताएगा कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और भूख बहुत आ रहा है। और फिर जो सराउंडिंग एरिया, अगर वहाँ पर्सपिरेशन पसीने से कंफर्म करेंगे, तो उससे उसको एग्रेवेट करता है। ठीक है। तो मक्सॉल के लिए यूजली एक तो एक हमारा सप्रेशन वाला स्टेज है, पेनफुल रेडनेस वाले, साथ में सलाइवेशन अगर जाता है, तो फिर हम मक्सॉल की तरफ जाते हैं। और अगर सलाइवेशन नहीं है और पेनफुल काफी है, तो फिर हम हिपरसल पे जाते हैं। तो हिपरसल भी मेन उसका है कि टच से एग्रेवेशन, छूने नहीं देगा, रेड होगा और पस दिखाई देगा, तो वो हिपरसल पे, सेंसिटिव टू टच और सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, देन हिपरसल देते हैं। पोटेंसी का मेनली एक चीज और मैं बता देता हूँ कि पोटेंसी क्या होता है, कि जो एब्सेस ऑफ बॉयल्स होते हैं, यूजली 200 या 1 m पोटेंसी देके, 4-5 डोज देके, फिर वेट करोगे, सेकेंड डे कुछ ना कुछ चेंजेस 60 to 70% केसेस में दिखाई देते हैं। सेकेंड डे में अगर चेंजेस नहीं दिखाई दिए हैं और पेशेंट उतना परेशान नहीं है, तो फिर और थोड़ा सा वेट कर लिया। बट सेकेंड के थर्ड डे में ऑलमोस्ट केसेस में चेंजेस आ जाते हैं। और अगर लग रहा है कि हाँ, सेकेंड डे में मेडिसिन से कुछ खास इंप्रूव नहीं, पेशेंट बहुत परेशान है, तो फिर हमको उसका जो नियरर मेडिसिन है उसको फिर हम चेंज करके देते हैं। बट यूजली हाई पोटेंसी में 200 या 1 m ही 3-4 डोज देके वेट कर सकते हैं। फिर आता नेक्स्ट की काफी ज्यादा पेनफुल है, अगर पेशेंट बहुत बता रहा है कि पेन काफी ज्यादा आ रहा है, तो फिर अगर पेन है, तो हम उसमें 3-4 मेडिसिन सबसे पहले कंफर्म करेंगे, एंथ्रासिनम, टेरेंटुला, पायरोजिन और लैकेसिस। एंथ्रासिनम में क्या होता है कि पेशेंट रेस्टलेस, एंथ्रासिनम में भी है, टेरेंटुला क्यूवेंसिस में भी, पायरोजिन और लैकेसिस, सब में काफी ज्यादा पेशेंट रेस्टलेस होगा, पेनफुल होगा। लेकिन एंथ्रासिनम में क्या होता है, जो सराउंडिंग स्किन होती है वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन के साथ होगी, और इवन कभी कभी डिस्चार्जेस भी आ रहे हैं तो ब्लैक आ रहे हैं। तो जहां एब्सेस हो, वो स्किन अगर ब्लैक हो गया, देन फर्स्ट रेमेडी इज द एंथ्रासिनम। और फिर उसके बाद में अगर नहीं ठीक हो रहा, तो फिर नेक्स्ट हम लैकेसिस पे जा सकते हैं। बट फर्स्ट रेमेडी इज द एंथ्रासिनम। टेरेंटुला में जाएंगे, तो टेरेंटुला में हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देगा, स्किन का पर्पलेस डिस्कलरेशन होगी, वहां हम टेरेंटुला पे जाएंगे। पेशेंट रेस्टलेस है, काफी ज्यादा बर्निंग पेन के साथ में बता रहा है, बट हमको स्किन देखना है वहां पर किस तरीके का दिखाई दे रहा है।
पायरोजन का तो अभी बताया मैंने कि फीवर के साथ में अगर है तो फिर हम पायरोजन। लैक्टिसिस में भी स्किन ब्लैकिश डिस्कलरेशन के साथ दिखाई देगी या फिर पर्पलस डिस्कलरेशन के साथ होगी। वहीं अगर ये पस बहुत एडवांस स्टेज में आ गया और वहीं जाके रुक गया है, सिस्ट बन गया, गांठ बन गई है, अब पेशेंट आके बता रहा है कि ये फोड़ा हुआ था लेकिन ये जब से फिर ठीक ही नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि बहुत ज्यादा पुराना है या फिर अभी 10-15 दिन का है, तो उसी हिसाब से हम सोचेंगे। बट अगर हमें सबसे पहले देना है तो हम सैलिसिया फर्स्ट रेमेडी होता है कि वो सिस्ट बन गया है, पेन बिल्कुल भी नहीं है बट वो गांठ बन गई है, तो सैलिसिया ऐसे में हम 10 मोस्ट प्रेफरेबल पोटेंसी होती है। 10 देने के बाद देन वेट करो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 दिन वेट करना चाहिए। और अगर पेशेंट और थोड़ा सा टॉलरेट कर पा रहा है, अगर परेशान नहीं कर रहा है, तो और केस पे डिपेंड करता है कि केस कितना पुराना है। केस अगर 4-5 महीने पुराना है तो अगर 15-20 दिन भी वेट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक केस देखा था जो मैक्सिमम सैलिसिया 10M का देखा था, तो वो 24 डेज के आसपास का था कि उसका कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं था और काफी पुराना था, तो मैं वेट करता रहा क्योंकि 10M में दिया था। फिर 24 डेज के आसपास आके एकदम से फिर रप्चर हुआ और फिर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, और वो डिस्चार्ज भी होता रहा, वो भी 7-8 दिन तक कम से कम डिस्चार्ज हुआ। तो जब भी हाई पोटेंसी अगर इस तरीके के जो एडवांस केसेस होते हैं जो रुक गए हैं, हाई में दे दो, देन वेट एटलीस्ट 2 हफ्ते तो वेट करना चाहिए अगर जितना पुराना है। अगर एक्यूट है देन हफ्ते भर के अंदर उसमें चेंजेस आ जाते हैं, रप्चर करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन कैलकेरिया सल्फ भी होता है। कैलकेरिया सल्फ यूजली थोड़ा सा जनरल्स के बेसिस पर जाता है कि पेशेंट हॉट है, डिजायर स्वीट्स है, पर्सपिरेशन है और डिजायर फैट है विद एप्सिस। तो अगर एप्सिस और बॉयल्स है, पेशेंट हॉट, डिजायर स्वीट, फैट है, देन फिर हम कैलकेरिया सल्फ सोचेंगे। अगर अभी ये बताया था कि अगर स्किन एब्सिस के अराउंड ब्लैकिश हो देन फर्स्ट एंथ्रासिनम एंड लैक्टिसिस पर हम सोचेंगे। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन के साथ है तो टेरेंटुला, फिर पेशेंट का पेन और रेस्टलेसनेस के साथ में देखेंगे। अगर ब्लडी पस के साथ में आ रहा है तो फॉस्फोरस और कैलकेरिया सल्फ पर हम जाएंगे। सिस्ट लाइक एब्सिस बन गई है, गांठ बन गई है, तो फर्स्ट रेमेडी इज द सैलिसिया। मैच्योर नहीं हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि वो रप्चर हो गया, अब वो बंद ही नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज बराबर कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में हम सैलिसिया या कैलकेरिया सल्फ तब भी सोच सकते हैं। सैलिसिया जो बायोकेमिक है उसका कोई भी यूज नहीं होता एब्सेस ऑफ बॉयल्स में, कोई खास उसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कैलकेरिया सल्फ 6x में अगर हम एब्सेस ऑफ बॉयल्स में देते हैं तो वो काफी हद तक केसेस को कवर करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि रप्चर हो गया है, डिस्चार्ज कंटिन्यूसली आ रहा है, हम केस को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि डिस्चार्ज अगर बना हुआ है, तो हम बेटर है कि कैलकेरिया सल्फ 6x में देते हैं, तो वो पेशेंट का धीरे धीरे करके जितना भी है उसको निकालते हुए फिर उसको खत्म कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैलकेरिया सल्फ 6x यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सैलिसिया देना है तो उसको हाई में देके फिर छोड़ दिया। सीरीज ऑफ बॉयल्स एंड एब्सेस, कभी कभी क्या होता है कि एक एब्सेस आया देन खत्म हो गया, फिर दूसरा आया, या फिर खत्म ही होने वाला था फिर दूसरा स्टार्ट होने लगा। तो ऐसी कंडीशंस में कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जैसे आर्निका। आर्निका में क्या होगा कि एक बॉयल बनेगा और जब वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और सूखते सूखते फिर दूसरा वाला आ जाएगा, तो पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि एक खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, और वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। जो सोरनेस वाला जो अनिका का सिम्टम है कि वो पेनफुल होता है, और पेशेंट बोलेगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो सूखने लगता है और फिर वो पेन खत्म हो जाता है। तो जो रिकरेंसी है क्रॉप ऑफ बॉयल्स, बार बार एक खत्म हो रहा है दूसरा, तो फर्स्ट अगर पेनफुल है तो अनिका पे जाएंगे। सेकेंड मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ यूजली कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाता है, तभी वो रिकरेंसी ठीक करता है। या कोई हमारा क्रोनिक केस चल रहा है और उसमें ज्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, देन कैलकेरिया सल्फ 6x में, या फिर सिफ्लेंड्रा। सिफ्लेंड्रा टिंचर में हम देते हैं और वो उसका रिकरेंसी भी वहां पर कम हो जाती है। तो कैलकेरिया सल्फ, और अगर कोई केस ऐसा कोई क्रोनिक केस नहीं चल रहा है, देन रिकरेंसी ज्यादा है, तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनली कैलकेरिया सल्फ अगर मिल गया तो कैलकेरिया सल्फ देने से उसका काफी हद तक उसका एब्सेस जो टेंडेंसी वो खत्म हो जाता है। सल्फर भी एक हमारे जनरल्स पर ही सिलेक्ट होता है कि हॉट पेशेंट है, डिजायर स्वीट्स है, टॉकेटिव है, चीयरफुल है, एक्सट्रोवर्टेड है, बर्निंग पाम एंड सोल्स में है, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज है, डिजायर फैट है, तो फिर हम सल्फर पे जाते हैं। पायरोजिन एक्यूट केसेस है, अगर फीवर के साथ में रिकरेंसी है तो पेनफुल है, पायरोजिन तब जाएगा। एंथ्रासिनम भी बर्निंग और पेनफुल के साथ में वो
और ब्लैकिश डिस्कलरेशन के साथ में हो तब एंथ्रासिनम। गन पाउडर ये भी हमारा जैसे कैलकेरिया सल्फ है उसी तरीके से गन पाउडर अगर रिकरेंट बॉयल्स हो रहा है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही ज्यादा अच्छा काम करता है, जबकि गन पाउडर में बताया गया है कि हाँ ये भी एक रिकरेंट एब्सेस का मेडिसिन है। बट कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि पेशेंट सल्फर का है, कार्बन है और ये काली नाइट्रिकम कुछ ऐसे मिक्स दिखाई दे रहा है कि पेशेंट हॉट है, डिजायर स्वीट है, डिजायर फैट है, गैस फॉर्मेशन काफी ज्यादा है, पेशेंट एंग्जियस है, गुस्से वाला दिख रहा है, ड्रीम्स वगैरह कुछ मिल रहे हैं, तब फिर हम गन पाउडर की तरफ सोच सकते हैं। और नॉर्मली भी अगर पेशेंट हॉट है, डिजायर स्वीट्स है, गैस के साथ में प्रॉब्लम है और एंग्जाइटी है, तब भी हम गन पाउडर सोच सकते हैं। या कभी कभी जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, बीपी भी है और डिजायर स्वीट है, डिजायर फैट है और एब्सेस का टेंडेंसी है, तब भी गन पाउडर सोच सकते हैं। तो गन पाउडर जनरल्स पर काम अच्छा करता है। इचिनेसिया ये है कि ये अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब एक बार को कि मैंने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, अब कुछ मेरे पास मेडिसिन नहीं बचा, तो एट लास्ट इचिनेसिया ट्राई कर सकते हैं। बट ये बहुत लास्ट में जरूरत पड़ता है तभी है, नहीं तो मोस्टली केसेस ठीक होते हैं। सिप्लेंड्रा ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, खासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं एब्सेस ऑफ बाइल्स का रिकरेंट कंप्लेन लेके आते हैं, सिप्लेंड्रा टिंचर और पोटेंसी दोनों में अच्छा काम करता है। तो हम रिपीटेड डोजेस देते हैं और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। स्टेफाइलोकोकाइनम भी ये एक रिकरेंट एब्सेस ऑफ बाइल्स के लिए है कि जब हमने सापरी मेडिसिन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली भी दे दिया, बट फिर भी उसकी रिकरेंसी नहीं खत्म हो रही, तब फिर एट लास्ट एक स्टेफलोकोकाइनम भी आता है, क्योंकि स्टेफलोकोकस ऑरियस मोस्टली इन्फेक्शियस एजेंट है। तो ये हमारा नोजोड है जो एब्सेस बाइल्स को रिकरेंसी अगर है तब फिर हम स्टेफलोकोकाइनम भी 200 या 1 ml में ट्राई कर सकते हैं। सिप्लाइनम अक्सर कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, खासतौर से जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं या फिर केसेस हैं कि हाँ महीनों से 5-6 महीने 7-8 महीने से एब्सेस बॉयल्स चला आ रहा है और हमने जो जो मेडिसिन है दिया ठीक होता है, फिर दोबारा हो जाता है, ठीक हुआ फिर एट लास्ट एक बार सिप्लाइनम भी। तो ये एक सीरीज ऑफ एब्सेस और बॉयल्स की सीरीज है जहाँ पर हमारी मेडिसिन बीच बीच में चेंज भी होती हैं कि हमने लोकल दिया, हो सकता है सिप्लेंडर दिया, सिप्लेंडर से कुछ दिन ठीक रहा फिर अगेन से हो गया। तो ऐसे केसेस जो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे तो फिर ये नोजोड्स होते हैं, स्टेफ्लोकोकाइनम या सिप्लाइनम या लाइसिन, ये कुछ नोजोड्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद में भी हमको कहीं ना कहीं जाके फिर जनरल्स के बेसिस पे मेडिसिन देना पड़ता है अगर क्रोनिक एब्सेस है तो। बट ये जो प्रोसेस चलता है 7-8 महीने लगभग प्रोसेस चलता है, लेकिन इस बीच में ये एब्सेस टेंडेंसी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। लाइसेंस का भी जो जनरल्स हैं, ये लाइसेंस भी थोड़ा बहुत नेट्रम्यूर के जैसा दिखता है और डिजायर्स इसको ये चॉकलेट वगैरह है, एप्पल अवर्जन है, तो कुछ और ये फियर ऑफ वाटर है, फियर ऑफ लाइट है, तो इस तरीके की कुछ सेलाइवेशंस हैं। तो लाइसेंस वाला जनरल्स दिखाई दे तो फिर हम लाइसेंस पे सोच सकते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग कि कभी कभी क्या होता है कि एब्सेस एक पर्टिकुलर लोकेशन है उसका, तो हमें उसके हिसाब से भी मेडिसिन दिमाग में रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि पेशेंट के सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तभी हम मेडिसिन को सिलेक्ट करें। तो कुछ ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक लोकेशन है, तो फर्स्ट रेमेडी हमारी कौन सी होगी ये दिमाग में होना चाहिए और उससे काफी हद तक केस ठीक होते हैं। जैसे टूथ एब्सेस है तो टूथ एब्सेस में तो मोस्टली मर्क्सॉल, हिप्पस एलिसिया ये फर्स्ट रेमेडीज में आते हैं। फिर हम इनको कंफर्म करते हैं, फिर उसी हिसाब से अगर पेनलेस है, उतना ज्यादा पेनफुल नहीं है, तो देन सैलिसिया है। पेनफुल है और रेड है और पस के साथ दिखाई दे रहा तो हम हिप्पस सल्फ पे जाएंगे। इतना ज्यादा पेनफुल नहीं है लेकिन हाँ पस के साथ दिख रहा है और सैलाइवेशन ज्यादा है तो फिर हम मर्क्सॉल और ऑफेंसिवनेस के साथ में मर्क्सॉल जाएंगे। फेस पर भी सेम एब्सेस है जैसे मर्क, हिपस एलिसिया, एनेंथेरम। एनेंथेरम म्यूर भी एक एब्सेस का मेडिसिन है, खासतौर से अगर फेस वगैरह पे एब्सेस आ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है तब सोच सकते हैं। बोन्स में अगर एब्सेस है तो बोन्स में फर्स्ट रेमेडी अंगोस्तुरा या कैलकेरिया हाइपोफॉस। कैलकेरिया हाइपोफॉस का तो नी स्पेसिफिक लोकेशन है कि अगर नी पर एब्सेस हो देन कैलकेरिया हाइपोफॉस जाएंगे। अदरवाइज अगर बोन्स में एब्सेस है तो फिर हम अंगोस्तुरा को सबसे पहले सोचेंगे। नी अराउंड में कैलकेरिया हाइपोफॉस है। सर्वाइकल रीजन में यहाँ पर जो ग्लैंड्स कभी कभी स्वेलअप लेके आते हैं तो वो ट्यूबरकुलर स्वेलिंग होती है। ट्यूबरकुलर स्वेलिंग है तो मोस्टली पेनफुल उतना नहीं होता है, लेकिन वो स्वेलिंग लेके आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम आयोडम ग्रुप में कैलकेरिया आयोड या आस आयोड इनको पहले सोचेंगे। अगर मोटा ज्यादा दिख रहा है, फैटी है, तो देन कैलकेरिया आयोड। अगर
ज़्यादा फैटी नहीं है, दुबला पतला है, तो फिर हम आर्स आयोड को सोच सकते हैं। और खासतौर से जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के साथ बच्चे, छोटे बच्चे लेके आते हैं कि ये इनकी गिल्टी बढ़ गई है, इधर गिल्टी बढ़ी है, तो देख रहे हैं कि अगर दुबला पतला दिख रहा है देन आर्स आयोड सोच सकते हैं, नहीं अगर मोटा है तो फिर कैलकेरिया आयोड जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ना कैलकेरिया ना आर्स आयोड, तो वो टेरेंटुला क्यूबेंसिस हो सकता है कि कभी कभी एक ग्लैंड एक एब्सेस बनता है, और वो एब्सेस क्या होता है कि वो नीला नीला सा दिखाई देने लगता है, बड़ा सा, तो वो फिर टेरेंटुला क्यूबेंसिस है। तो अगर वो छोटी छोटी गिल्टी जैसा बन रहा है देन आर्स आयोड और कैलकेरिया आयोड पे जाएंगे, अदरवाइज फिर हम सिंगल अगर एब्सेस बॉयल दिख रहा है तो टेरेंटुला क्यूबेंसिस। और आयोडोफॉर्म भी एक ट्यूबरकुलर एब्सेस या इसकी मेडिसिन है, कि क्योंकि आयोडोफॉर्म में यूजली ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है, तो कुछ कुछ ऐसे जो एब्सेस या बॉयल्स बन जाते हैं जो टीवी का इन्फेक्शन उसमें डिटेक्ट होता है, पेशेंट टीवी का है, तो फिर यहाँ आयोडोफॉर्म भी एक बार को सोच सकते हैं। ग्लैंडुलर एब्सेस हैं, ग्लैंड्स इन्वॉल्व है जहाँ पर, वहाँ अगर एब्सेस हो रहा है तो हिपोजीनियम फर्स्ट रेमेडी आता है, और आयोडोफॉर्म भी हमारा एक फर्स्ट टू रेमेडीज में आता है। कभी कभी हिपोजीनियम नहीं भी काम करता है देन आयोडोफॉर्म मोस्टली एक्ट करता है। हिपोजीनियम, आयोडोफॉर्म एंड सिस्टर स्कैन, ये तीनों ही मेडिसिन ग्लैंडुलर एब्सेस की अच्छी मेडिसिन हैं, और तीनों में अगर एक ने नहीं काम किया तो दूसरा मोस्टली कवर कर ले जाता है केसेस, और अगर नहीं कवर करता देन फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाते हैं। बट ये फर्स्ट थ्री रेमेडीज हैं जो हमको सबसे पहले यूज करना चाहिए। इंटरनल ऑर्गन में तो हिपोजीनियम सबसे पहले ही मेडिसिन आता है, फिर उसके बाद में हम लैक्टेसिस सोचेंगे, बट इसमें थोड़ा सा सोच समझ के ही देने वाला होता है। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो टॉन्सिल्स के पीछे की तरफ होते हैं, तो उसमें बेरेटा म्यूर फर्स्ट रेमेडी है। उसमें बेरेटा म्यूर में वेन्स भी काफी प्रोमिनेंट दिखाई देंगे और छोटे छोटे से एब्सेस बॉयल्स दिखाई देंगे, तो वहां फिर बेरेटा म्यूर सबसे पहले सोचेंगे। लीवर एब्सेस में बाइपेरा भी सेकेंड मेडिसिन आता है हिपोजेनियम के बाद में। एक्जिला, ये काफी पेशेंट्स आते हैं, और मेरे पास फोटोज नहीं है इनके, काफी अच्छे अच्छे केसेस थे, और एक फीमेल थी, उसको भी एक्जिला में सेम जैसा अभी मैंने दिखाया ऐसे ही था, और उसको 6-7 साल से दिक्कत थी। होता क्या था उसके साथ से कि जब तक कोई पेन नहीं हो रहा है तब तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन होने लगता है तब परेशान होती है। तो वो 6-7 साल से उसको दिक्कत था, बीच में कभी पेन हुआ, उसने फिर कोई दवा खा लिया होगा तो ठीक हो गया था। फिर जब मेरे से ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसी बीच में उसको पेन स्टार्ट हुआ, तो उसने फिर बोला कि इसमें बहुत पेन हो रहा है, और पहले ही बहुत हुआ था, तो हम जैसे तैसे दवा खा के कम हो गया था। तो फिर उसको जब पेन स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने वही हिपल से स्टार्ट किया, हिपल सल्फ दिया, उससे कुछ खास नहीं हुआ। टेरेंटुला भी, एक्जिला में टेरेंटुला भी एक मेन मेडिसिन में आता है, टेरेंटुला भी दिया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। देन नाइट्रिक एसिड जैसे ही मैंने दिया, नाइट्रिक एसिड देने के बाद ही सेकेंड डे से ही उसका वो रप्चर हुआ और डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, और वो डिस्चार्ज भी उसका लगभग 8-10 दिन तक चला, बट वो धीरे धीरे करके उसकी स्वेलिंग कम हो गई और वो खत्म हो गया। तो एक्जिला का अगर सबसे पहले हम सोचें तो जो फर्स्ट टू रेमेडीज आती हैं तो नाइट्रिक एसिड और टेरेंटुला क्यूबेंसिस, ये फर्स्ट टू रेमेडीज हैं। अगर इससे सही नहीं हुआ तो फिर हमें कुछ और मेडिसिन सोचना पड़ता है, बट हाँ मोस्टली केसेस इससे कवर हो जाते हैं। और ऐसे केसेस में भी हमको हाई में पोटेंसी देने के बाद कम से कम 4-5 दिन तो वेट करना चाहिए। बाकी नेट्रम सैलिसैलिकम भी एक मेडिसिन है जो एक्जिला के लिए, तो इसको भी एक ऑप्शन में रख सकते हो। ममेरी एब्सेस में तो फाइटोलक्का नहीं है, तो फिर नाइट्रिक एसिड। तो ओवरऑल नाइट्रिक एसिड का तो ये ऐसा है कि जैसे कि कुछ एब्सेस हैं जो रुक गए हैं, तो हम यूजली जैसे सबसे पहले सैलिसिया पर जाते हैं, बट अगर सैलिसिया भी देने के बाद नहीं काम किया तो फिर सेकंड ऑप्शन नाइट्रिक एसिड पर ट्राई करना चाहिए, और काफी हद तक केसेस उससे ठीक होते हैं। तो ये भी एक मेमोरी एब्सेस का केस था, और सेम कंडीशन इसके साथ भी थी कि इसको भी पहले रिकरेंट हुआ था और फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा से हुआ, फिर पेन होने लगा, फिर वही मैंने हिपर और सैलिसिया दिया, बट नो एनी इफेक्ट। नाइट्रिक एसिड देने के बाद ही दूसरे दिन से फिर उसका डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, और ये भी चलता रहा, और फिर उसके बाद में खत्म हुआ। हैंड्स और आर्म्स में एनेंथीरम म्यूर स्पेसिफिक है, मेस्ट्राइड एब्सेस में कैप्सिकम स्पेसिफिक है। डायबिटीज के साथ तो अभी बताया है कि इसमें अब्रोमा ऑगस्टा भी एक मेडिसिन है, बट सबसे पहले हम सेफ्लेंड्रा सोचेंगे। सेफ्लेंड्रा अगर कवर नहीं हो रहा है देन डायबिटिक एब्सेस है, तो अब्रोमा ऑगस्टा को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं।
बॉवल एब्सेस में अगर है तो एचिनेसिया इसका फर्स्ट रेमेडी में आता है, अपेंडिक्स में भी एचिनेसिया है। कॉर्निया एब्सेस में मिथिलीन ब्लू भी एक एब्सेस का एक मेन मेडिसिन है, खासतौर से कॉर्निया में अगर एब्सेस हो रहा है तो फिर हम मिथिलीन ब्लू को सोच सकते हैं। मिथिलीन ब्लू से एक केस मुझे याद आया कि एक उसका रीनल कैल्कुलाई का केस था, क्योंकि ये मिथिलीन ब्लू सिस्टाइटिस का भी एक दवा है। तो रीनल कैल्कुलाई का केस था और वो 7-8 साल से उसको स्टोन था और करीब 6-7 mm के आसपास या 7 mm के आसपास था। वो इतनी दवाइयां खा चुका था लेकिन उसका स्टोन वहीं की वहीं पे, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चेंजेस नहीं। तो जब पेन होता था तब मेरे पास आता था, तो पेन से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है दिया, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता था। कुछ दिन ठीक रहा, फिर अगेन पेन। लेकिन जैसे ही मिथिलीन ब्लू दिया तो तब से उसका पेन खत्म हो गया, और उसको अभी बोला है मैंने कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 2-3 महीने हो गए, बट उसके बाद पेन में फिर जरूरत नहीं पड़ी है। तो मिथिलीन ब्लू को भी याद रखना, ये भी एक सिस्टाइटिस का और रीनल कैल्कुलाई का भी एक मेडिसिन है, जब कुछ नहीं समझ में आए, पेन वगैरह अगर हो रहा है। पेनेरिसियम के जो केसेस होते हैं तो बिफो है, मारिस्टिका। तो बिफो में क्या होगा कि जो जहाँ नेल के आसपास जो एब्सेस हो रहा है, तो वो पेन उसका ऊपर की तरफ आता है। तो एक लाइन में पेन अगर आ रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि ये फिंगर से पेन जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फिर हम बुफो को सबसे पहले देंगे। और अगर पेन नहीं है, ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ सिंपली नेल के आसपास ही है, तो फिर हम माइरिस्टिका सब उसको देंगे। और माइरिस्टिका देने के बाद भी सेम ऐसी ही कंडीशन होता है कि वो उंगली जो है वो इन्फ्लेम है, दिखाई दे रही है, एब्सेस और पस बना हुआ है। माइरिस्टिका देने के बाद फिर वो फूट जाता है और खत्म हो जाता है। बिग टो में अगर हमारे स्वेलिंग है, एब्सेस है, तो फिर हम माइरिस्टिका पे जाएंगे। जो इनग्रोइंग टो नेल्स होते हैं वो एक अलग चीज हो गया। इनग्रोइंग टो नेल्स अगर हैं तो फिर उसमें मैग्नेटिस पोलो ऑस्ट्रेलिस है, और एक और मेडिसिन है क्विक्रम मेरमेरम। इनग्रोइंग टो नेल्स हो अगर, तो उसमें पहले उन दो मेडिसिन को ट्राई करोगे, कि वो पेशेंट बोलेगा कि जो नेल्स ये बढ़ता है और ये अंदर की तरफ जाके स्किन को इन्फेक्ट कर देता है, तो मैग्नेटिस पोलो ऑस्ट्रेलिस और क्विक्रम मेरमेरम है। बट अगर एब्सेस है तो फिर माइरिस्टिका इसके लिए सोचेंगे। तो ये मेडिसिन थी जो स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग है, और लगभग लगभग सारी मेडिसिन काम भी करते हैं और सारा काफी अच्छा एक्सेस में रिजल्ट भी आता है। लेकिन बस वेट एंड वॉच वाला कंडीशन होना चाहिए। काफी हद तक जो मेडिसिन देते हैं, हमारे जो केसेस हैं वो 4-5 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ ही केसेस होते हैं एक्सेप्शनल जो 15-16 दिन तक का खींचते हैं, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के खत्म हो जाते हैं। तो अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का, या कोई केस हो किसी का, वो भी शेयर कर सकता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये एक्जिला में जो एब्सेस होता है, इसमें जुगलेंस दिया था मैंने 2-3 बार, काफी अच्छा हाँ, काम करता है, ठीक हो जाता है। जुगलेंस कौन सा वाला? जुगलेंस रेजिया। लीजिए। ठीक है, सर वेरी अभी गुड। रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास और काफी हम्म बड़ा एब्सेस था, उसको इतना ज्यादा पेन था। हम्म और हम्म उसको पहले से मैंने मेडिसिन दे रखी थी, मतलब उसको क्रॉनिक फीवर था, बार बार हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म दिया था, वो सारी चीजें ठीक थी। हम्म तो जब इनको एब्सेस हुआ तो फिर पहले तो मैंने सोचा कि ना दूं मेडिसिन, 1-2 दिन वेट करवाया। तो हम्म, जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मैंने दिया, तो जुगलेंस दिया था सिम्टम पे ही। तो दो हाँ से तीन दिन में पूरा नॉर्मल हो गया था। हाँ। तो जुगलेंस का एक्जिला एक, जुगलेंस का भी एक्जिला मेन लोकेशन है, खासतौर से रिंगवॉर्म वगैरह हो या स्किन एब्सेंस हो, बट एब्सेस बॉयल्स वगैरह में भी जैसे डॉक्टर सूरज बता रहे हैं, तो अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं सब लोग। और कोई? और और सर कैलकेरिया सल्फ से 1-2 केस ठीक हुए हैं। अ, कैसे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल दिया था, रिकरेंट एब्सेस हो रहे थे। हम्म और अभी एक फेस पे था एब्सेस, तो वो सिफ्लेंड्रा दिया था उस पे, उसमें तो मतलब हम्म पिंपल था पहले उसे, और फिर हम्म एब्सेस हो गया था वो काफी ज्यादा बड़ा सा और पस पूरा। तो उस पे मैंने सिफ्लेंड्रा दिया था क्यू में, हम्म। तो सर उससे ठीक हो गया था वो। वो हाँ लगभग तो सिफ्लेंड्रा देने के बाद समझिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पूरा क्लियर हो गया वो। यूजली अगर कोई एब्सेस है और
बीच में लेके आया है या कोई सिंपली रिकरेंट एब्सेस बॉयल्स का कंप्लेन लेके आ रहा है, कुछ इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। सिफ्लेंड्रा क्यू और ज्यादातर उसको सिंगल डोज में देने से ही वो बॉयल्स उसके ठीक हो यस गए। सर, खत्म कर देता। सिंगल डोज तो आई थिंक सबको पता ही होगा कैसे दिया जाता है, सबको पता है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? और कोई? किसी और का कोई केस हो, कोई क्वेश्चन हो? तो सब मोस्टली एब्सेस बॉयल तो सब ठीक कर लेते हैं ना? डॉक्टर आशीष, मेरा एक केस है। हम्म। बच्चे को सिस्टिक की सिस्ट है वॉल में, एब्डोमिनल वॉल में। हम्म। तो इनिशियली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू अप्रोच, लेकिन मैंने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल दी नेट्राम्योर। हम्म। तो वो काफी साइज इसका काफी कम हो गया है अब। लेट्स सी वो हम्म। फॉलो में अभी क्या होता है, नेक्स्ट वीक देखते हैं। ऐसे केसेस में यूजली कॉन्स्टिट्यूशनली काम करेगा, तो हाँ जी। अगर ठीक की तरफ दिख रहा है तो फिर आप उसी हिसाब से उसको वेट करिएगा। और इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं हम, जैसे अगर मतलब कुछ बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। जो भी जनरल्स में आ रहा हूँ, ओके, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनली काम करेगी हाँ इसमें। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली ही काम करेगा उसमें। बाकी हम्म। का ये कैलकेरिया सल्फ या गन पाउडर या कुछ इस तरीके की मेडिसिन भी दिमाग में रखिएगा। सल्फर है इस तरीके की, तो इनके जो नियरर सिम्टम्स अगर दिख रहे हो तब भी उसको सोच सकते हैं। ठीक। ठीक। ओके। हम्म। थैंक यू। सर एक केस मेरा है। हम्म। सर उनको एक्जिमा एक्जिमा ही है, बैक पे है, हम्म। सर्वाइकल रीजन पे। और सर लगभग 8-9 साल से है इन्हें। हम्म। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल में एक्चुअली वो कुछ बताते नहीं, जो भी पूछे तो सब पसंद है। हम्म। तो उसके बाद भी मैंने कोशिश करी तो सल्फर निकला, पहले सल्फर दिया तो कुछ हम्म। दिन तक ठीक रहा। लगभग 1-1.5 महीने ईचिंग भी कम था, और वो इरप्शन जो था काफी चला गया काफी हद तक। उसके बाद हम्म। फिर रिकरेंट फिर से हो गया। अब वो उनका जो सिम्टम होता है तो कह रहे हैं पसीना निकलता है, तब बढ़ जा रहा था, सेलाइवेशन मिल नहीं रहा था उतना ज्यादा। फिर हम्म। भी मैंने एक बार मर्क दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार कहते हैं ठंड ज्यादा लगती है और मुझे पूड़ी पराठे ये सब चिकनी चीजें बहुत पसंद हैं, और हम्म। जैसे कपड़े उतारते हैं तो खुजली बढ़ जाती है। तो हम्म। सर फिर मिजेरियम दिया मैंने। तो मिजेरियम से लगभग 2 महीने तक ठीक रहा ये, और हम्म। सारे इरप्शन चले गए और पूरा नॉर्मल हो गया, ईचिंग भी कम हो गई, एकदम हल्की सी बची थी। और सर हम्म। 30, 31, 32 इतने पे गया मैं। उसके बाद फिर से ईचिंग बढ़ गई इनकी। हम्म। और उसके बाद अब किसी तरह से रुकी नहीं रही, फिर वैसे ही ईचिंग हो रही थी। तो फिर मैं एक बार मतलब स्कूकम पढ़ रहा था, हम्म। तो स्कूकम दिया। तो हम्म। सर उससे भी कुछ दिन तक ठीक रही। हम्म। अब रिसेंटली फिर से ईचिंग हो रही है, और इस समय बोल रहे हैं कि जैसे कपड़े उतारते हैं तभी ईचिंग हो रही है, कपड़े पहने रहेंगे तो कोई ईचिंग नहीं है। तो पसीने से बढ़ता है ना, तुम बता रहे हो? पसीने से सर बढ़ रहा था, पर इस समय मतलब कहते हैं कि पसीने से भी और कपड़े उतारने से। हाँ तो पर्सपिरेशन एग्रावेशन है तो पहले मैग्नम ग्रुप में से मेडिसिन दो। तो जैसे तो सल्फर वाला दिख रहा था तो मैग्नम सल्फ दे सकते हो, या मैग्नम एसिटिकम भी खाली दे सकते हो। अच्छा सर। तो क्योंकि मेन मेडिसिन इसका पर्सपिरेशन एग्रावेशन से मैग्नम ग्रुप जनरली आता है, मैग्नम बट सल्फ सर भी। उससे उससे ज्यादा ये बोल देते हैं कि जैसे कपड़े पहने हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, कपड़े हटाते हैं तब ईचिंग हो जाता है। तो हाँ आज तो मैंने र्यूमेक्स दे के भेजा है अभी। रूमैक्स से बेटर है फिर काली आर्ट सोच सकते हो, क्योंकि रूमैक्स का जो इचिंग है वो ये एक्जिमा वाला इचिंग नहीं है सर। वो एक अच्छा। जनरल इचिंग उसका होता है, एलर्जी वाला। बट इसमें अच्छा। एग्जिमेटिक जब रिएक्शंस के साथ में तो फिर बेटर है कि काली आर्ट्स वगैरह, फिर उसमें भी एग्जामिनेशन एंड ड्रेसिंग आफ्टर है। और अगर एक बार को जब ये मेडिसिन काम नहीं करे तो एक बार फिर सोराइनम दे देना। तो सोराइनम दे चुका हूँ बीच में। दे चुके हो तो बस फिर अब ये मेडिसिन इनको ट्राई करो, इनमें कहीं ना अच्छा। कहीं। और सर्वाइकल रीजन में तो एक बार एनाकार्डियम को भी बीच में देके देखना, वो जाएगा अच्छा। ऐसे कि बीच में लोकल कॉन्स्टिट्यूशनल लोकल तो कॉन्स्टिट्यूशनल। सर्वाइकल भी है और इनको थाइस पे भी है, मतलब जो हाँ प्रोमिनेंट है वो सर्वाइकल पे है।
हाँ, तो पहले मैग्नम वाला देख के देखो। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और कोई? सर आपने नाइट्रिक एसिड कैसे दी थी? नाइट्रिक एसिड मतलब पोटेंसी में दी थी 1 ml में। अच्छा। यूजली नाइट्रिक एसिड क्या है कि ये इसका एक लोकेशन है, जैसे कि एक्जिला वाला, ये तो एकदम मार्क्ड है नाइट्रिक एसिड। तो हो सकता है कि किसी इंडिकेशन पे कोई मेडिसिन सेलेक्ट भी किया हो, जैसे हिपर दिया हो या सेलिसिया दिया हो, बट नहीं काम कर रहा है, देन फिर नाइट्रिक एसिड या टेरेंटुला क्यूबेंसिस। अगर कभी कभी जो एक्जिला वाले पे आते हैं, अगर ब्लिस डिस्कलरेशन के साथ है तो क्लियर कट टेरेंटुला क्यूबेंसिस फर्स्ट रेमेडी होता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमें नाइट्रिक एसिड फिर यूजली फर्स्ट रेमेडी में देना चाहिए, और उससे काफी हद तक केसेस ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो एकदम रुक जाते हैं, जैसे अभी मैंने जिसके पिक शेयर किए थे तो इसने बहुत परेशान किया, और लास्ट में मैंने यही सोच के दिया कि नाइट्रिक एसिड से नहीं होगा तो फिर उसके बाद मुझे क्या सोचना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया कि नाइट्रिक एसिड देखते देखते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे। पर नाइट्रिक एसिड देने के बाद सेकेंड डे जाके उसका डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ। और ऐसे करके कई केसेस में देखा, तो नाइट्रिक एसिड एक हमारा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि कोई अगर एब्सेस या बॉयल का केस है और वो एक जगह रुक गया है और नहीं आगे बढ़ रहा है, तो फिर नाइट्रिक एसिड ट्राई करना चाहिए, उससे काफी हद तक केसेस ठीक हो जाते हैं। आशीष, हम्म मेरा केस था उसमें नाइट्रिक एसिड दिया था मैंने, एक्जिला में एब्सिस थी और हम्म वो ठीक हो गया। हम्म बट नाउ पेशेंट का फोन आता है मेरे पास, अभी पेशेंट नहीं आया है, कि हम्म। मैम वो फिर से हो गया है मुझे। मतलब पहले खत्म हो गया था? पहले एसिड नाइट्रिक से ही खत्म हुआ था बिल्कुल। मेरे पास पिक्चर्स भी हैं उसकी, हम्म बिफोर एंड हम्म आफ्टर की। हम्म। लेकिन बिल्कुल सही, काफी बड़ा था वो। हाँ हाँ। अभी उसी लोकेशन पे वो फिर से आ गया है। हाँ, तो अब उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दवा निकाल के दीजिए उसको फिर से। ओके। एब्सेस अगर जो रिकरेंसी है तो एक बार अगर वो रप्चर होके और फिर दोबारा से आ रहा है तो फिर हमको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल देना पड़ेगा। हम्म। और बाकी का नहीं तो फिर ये नोजोर्स में स्टेफिलोकोकस या सिप्लाइनम, फिर कुछ ऐसे मेडिसिन भी सोच रहे हैं। और देना ही हाई में ही है, हाई पोटेंसी में ही दे। मोस्टली हाई वाला ही काम करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लो पोटेंसी में रिपीट कब तक करें, कितना करें, तो वो एक फेज होता है। बेटर है कि क्योंकि वो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उतना एक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम हाई में दे के उसको एक कमांड देते हैं और फिर वो बॉडी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होके फिर उसको एक्ट करती है। तो बेटर है कि हाई में दे दिया, देन फिर 3-4 दिन वेट करके हमको यूजली देखना चाहिए और उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तीन मतलब हफ्ता भर वेट करें बस, उससे ज्यादा नहीं? हाँ, अगर क्रोनिक है तो फिर हफ्ते भर से भी ज्यादा वेट करिए कि अगर दोबारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोबारा हो रहा है तो वो किस लेवल तक जा रहा है, फिर कभी कभी क्या होता है कि दोबारा होता भी है तो फिर वो ड्राई हो जाता है, बढ़ता नहीं है आगे। ओके, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। हेलो, गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, रप्चर होने के बाद कितने दिन तक वेट करना चाहिए उसका प्रॉपरली हील होने जब का? तक जब तक पूरा डिस्चार्ज उसका खत्म नहीं हो जाए, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली चल रहा है तो तब तक हमें वेट करना चाहिए। और डिस्चार्ज पे भी देखना चाहिए कि वो डिस्चार्ज कैसा आ रहा है, कि कभी कभी क्या होता है कि पस पहले निकलता जाता है फिर ब्लड भी आने लगता है। तो अगर बराबर ब्लड ही ब्लड आने लगे तो फिर वहां पर हमको ध्यान देना चाहिए कि अब ये कोई दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। बट यूजली मोस्टली जो केसेस होते हैं, पस निकलने के बाद थोड़ा बहुत ब्लड आता है, देन फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और डिस्चार्ज हो रहा है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो देखें 10 से 12 दिन तक ही मैक्सिमम होता है, बहुत ही रेयरली कि थोड़ा बहुत आगे जाता है, बट 10 से 12 दिन मैक्सिमम जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके ड्राई हो जाता है। बट ये देखना है कि डिस्चार्जेस उसके किस तरीके के हो रहे हैं, उसी के हिसाब से वेट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो एब्सेस और हाँ, वेट करना और उसको फोड़ना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि एब्सेस को रप्चर नहीं करना है। कई बार क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत बहने लगता है तो पेशेंट कहता है कि अरे फिर वो मम्मी ने पापा ने जिसने क्या किया, कस के पकड़ के उसको अच्छे से निकाल दिया जितना था। तो बस फिर या तो फिर फंस गया तो फिर फंस गया, निकल गया तो निकल गया। ठीक है, तो ये पेशेंट को पहले से ही उसको अच्छे से बता देना है। ठीक है, फिर तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। गुड नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।